हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लैनेट। अब आप मुझे जान गए होंगे, मैं आपकी केमिस्ट्री टीचर शैली गुरवानी और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ठोस अवस्था। तो बच्चों, ठोस अवस्था में आज हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लेकिन इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पहले हमें घन के बारे में, क्यूब के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। अब क्यूब में क्या नॉलेज होना चाहिए, तो हम कहेंगे क्यूब में कोने कितने होते हैं, क्यूब में फलक कितने होते हैं, है ना। काय के केंद्र पे अगर कोई कण रखा है तो उसका योगदान कितना है, किनारे कितने हैं, किनारे के केंद्र पे अगर कोई पार्टिकल रखा है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं घन के बारे में जो हमें पहचानना और याद होना जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं हम घन के बारे में जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट क्यूब। तो बच्चों, सबसे पहले आता है घन में कोनों की संख्या, नंबर ऑफ कॉर्नर एट नंबर ऑफ कॉर्नर्स इन अ क्यूब। तो घन में कोने कितने हैं, तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम को क्यूब मान लो, घन मान लो। अब कोने देखो, छत पे देखो कितने कोने दिख रहे हैं, 4। फर्श पे देखो कितने कोने दिख रहे हैं, 4। तो घन में कोनों की संख्या होती है 8। तो कॉर्नर पार्टिकल्स या कॉर्नर्स जो होते हैं वो होंगे 8। अब यदि कोने पे कोई कण रखा है तो इसका योगदान, तो हमने पढ़ रखा है कि एक कोना 8 और घन में बढ़ के आता है। एक कोने से आप 8 और क्यूब को क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। मैंने बताया था 4 ग्राउंड फ्लोर पे, 4 उसके ऊपर। तो एक कोने से 8 घन कनेक्ट हो सकते हैं। तो एक कोने का एक घन में योगदान कितना हुआ, तो हम कहेंगे 1/8। नाउ फलक की संख्या, तो फलक मतलब फेस, नंबर ऑफ फेसेस कितना है। तो हमने देखा था लूडो का जो डाइस होता है, जैसे हम लूडो खेलते है ना, वो डाइस में नंबर कितने होते हैं, तो आपको पता है 6। जिस रूम में आप बैठे हो उसमें फलक गिनो, तो छत और फर्श, लेफ्ट राइट, फ्रंट और बैक, है ना। तो हम कहेंगे फलक जो होते हैं वो 6 होते हैं। तो फलक की संख्या 6। नाउ फलक के केंद्र पे स्थित कण का योगदान, अगर कोई कण फलक के केंद्र पे है तो उसका योगदान, तो देखो अगर फलक है ना, इसके सेंटर पे कोई पार्टिकल, मान लो मैंने एक पेन रख दिया तो दूसरा फलक उससे चिपक जाएगा, ठीक है ना। तो एक फेस जो है वो 2 क्यूब में क्या होती है, कॉमन होती है। या मैं अगर कहूँ 2 रूम बिल्कुल चिपके हुए, तो जो दोनों के बीच में कॉमन वॉल है या विंडो बना दो, तो वो विंडो दोनों रूम की विंडो है। तो फलक के केंद्र पर स्थित कण का योगदान कितना हो जाएगा, 1/2, क्योंकि वो 2 में बढ़ रहा है। अब काय विकर्ण, बॉडी डायगोनल कितने हो सकते हैं बच्चों, तो काय विकर्ण मतलब आपको क्या करना है, जैसे अपन टेंट कैसे बांधते हैं, है ना। टेंट में आपको क्या करना है कि आप जिस रूम में हो उसकी छत को देखो। विकर्ण क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, तो छत के एक कोने से फर्श पे अपोजिट साइड में दूसरे कोने पे जाओ, तो बिल्कुल क्रॉस करते हुए जाओगे ना सेंटर से, तो एक विकर्ण मिला। फिर उसी छत के पास वाले, उसी जो आपका टॉप फ्लोर है उसी के जस्ट पास वाले कोने से देखो, वहां से भी आप नीचे जाओ तो फलक काय विकर्ण एक और मिला। सिमिलरली जो 2 कोने हमने पीछे की साइड से लिए वो 2 फ्रंट साइड से भी लो, तो वहां से वापस नीचे आओगे तो 3 और अपोजिट साइड से आओगे तो 4। अब नीचे से ऊपर जाओगे तो वही बात हो जाएगी, है ना। तो काय विकर्ण जो है आपको क्या करना है, घन के एक कोने से छत से दूसरे कोने तक जाना है फ्लोर पे। तो टोटल छत पे कितने कॉर्नर है, 4, डायगोनली जाओ तो 4 बारी तो जा पाओगे। तो जो काय विकर्ण होते हैं, बॉडी डायगोनल होते हैं, वो होते हैं 4। अब बच्चों फलक विकर्ण, तो फलक तो आपको पता है, जैसे मैंने ये फेस बना दी, तो विकर्ण तो ये एक विकर्ण और ये 2 विकर्ण। तो एक फलक पे 2 विकर्ण है, तो घन में फेसेस कितनी है, 6। तो फेस डायगोनल फलक विकर्ण होंगे 12। नाउ घन में किनारों की संख्या, अब किनारे कितने हैं, तो वापस अपने रूम में आओ, किनारे देखो, छत पे कितने किनारे हैं, छत पे कितने किनारे मिले, 4। फर्श पे कितने किनारे हैं, फिर 4। अब इनको कनेक्ट करो, छत और फर्श को कनेक्ट तो करोगे, हवा में तो है नहीं, है ना। तो फिर 4, 4, 8, फिर 9, 10, 11 और 12। तो एक घन बनाने के लिए किनारे आपको 12 चाहिए, है ना। देखो ये मैं एक घन बना रही हूं छोटा सा, कितने किनारे हो गए, 4। फिर ये देखो 4 वापस हो गए 8, फिर 9,
10, 11 और 12। तो नंबर ऑफ एजेस, किनारे को हम बोलेंगे एजेस, किनारों की संख्या, तो हम कहेंगे किनारे तो होते हैं 12। अब बच्चों किनारे के केंद्र पर स्थित कण का योगदान, तो जो किनारे का केंद्र है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कोने पे जो कण रखा है वो तो 8 में बंटता है। अब मान लो घर में एक पिलर है ना, मान लो एक सुंदर सा पिलर लगा हुआ है, कहीं मंदिर वगैरह गए, कोई भी प्रेयर वाले प्लेस पे गए तो एक पिलर लगा हुआ है, ठीक है। पिलर के सेंटर में कोई प्रॉपर डिजाइन है, ठीक है। अब ये जो डिजाइन है देखो, यहां से ये पिलर समझ गए ना, जो खंबा होता है वो है ना, इस पिलर के सेंटर से कितने कमरे कनेक्ट कर सकते हो, तो हम कहेंगे देखो ये एक इधर आ जाएगा, फिर इधर दूसरा आएगा 2, ठीक है। तो ये जो रूम है अगर ये आपकी साइड आया, एक दूसरा भी इधर आया, तो तीसरा और चौथा इधर आएगा। तो एक पिलर का जो सेंटर है वो 4 में बटेगा। अगर यही कोना होता तो 8 में बटता, 4 ग्राउंड फ्लोर पे, 4 वापस फर्स्ट फ्लोर पे। लेकिन अगर ये किनारे का केंद्र है तो ये 4 में बटेगा। तो हम कहेंगे कुल किनारे होते हैं 12, और यदि कोई कण किनारे के केंद्र पर स्थित है तो उसका योगदान होता है 1/4। तो हम कहेंगे किनारे पर स्थित कण का योगदान 1/4 होता है। तो अब आपको क्लियर है घन के बारे में सारी जानकारी। घन में कोनों की संख्या हो गई 8, कोने पर स्थित कण का योगदान है 1/8, फलक की संख्या 6, फलक के केंद्र पर स्थित कण का योगदान 1/2, काय विकर्ण 4, फलक विकर्ण 12। अब घन में किनारों की संख्या, तो किनारे हैं 12 और किनारे पर स्थित कण का योगदान है 1/4। तो बच्चों घन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारे पास क्लियर है। अब अगर आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन क्लियर है, आपको समझ में आ गया किनारे कितने हैं, कोने कितने हैं, फलक कितने हैं, काय विकर्ण कितने हैं, फलक विकर्ण कितने हैं, तो आप इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर लोगे। अब चलते हैं कुछ प्रॉब्लम्स की तरफ। सो प्रॉब्लम नंबर 1, एक घनीय ठोस में एक कण कोनों पर स्थित है तथा बी कण प्रत्येक फलक के केंद्र पर स्थित है, तो घनीय ठोस का सूत्र क्या होगा। तो बच्चों 2 कण हैं, एक तो है ए और दूसरा है बी। तो पहला हमने लिखा ए कणों की संख्या। अब आप देखो ए कण कहां है, ए कण कहां है, तो आपने देखा ए कण जो है वो कॉर्नर पे है, ए कण कोनों पर स्थित है। अब कोने कितने होते हैं, तो हम कहेंगे कॉर्नर तो 8 होते हैं और योगदान कितना होता है 1/8। तो जो ए पार्टिकल्स है वो तो हो गए 1। सिमिलरली बी कण का है प्रत्येक फलक के केंद्र पर, तो अब हम बी निकाल लेते हैं, बी कणों की संख्या। तो ठीक है भाई, बी कणों की संख्या। अब बी कण कहां है बच्चों, तो आपको बोला गया है बी कण प्रत्येक फलक के केंद्र पर। अब फलक मतलब फेस, फेसेस हमने पढ़ रखा है, घन में कितने फलक होते हैं 6, तो फलक हो गए 6 और हमें पता है फलक यानी फेस जो है 2 क्यूब में एक कॉमन फेस हो सकती है, तो 6 फलक योगदान 1/2, तो हमारा आंसर है 3। तो ए कण तो हो गए 1, बी कण हो गया 3, तो ए अनुपात बी, ए रेशियो बी, तो 1:3। तो जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, तो हम कहेंगे ए तो 1 होना चाहिए, बी 3 होना चाहिए, तो जो फॉर्मूला बना दैट इज AB3। क्लियर, क्वेश्चन कैसे करना है। मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिस्टलीय ठोस की संरचना घनीय है तथा पी कण घन के कोनों पर व क्यू कण घन के केंद्र पर स्थित है, तो घनीय ठोस का सूत्र होगा। ठीक है बच्चों, तो पार्टिकल कौन कौन से हैं, तो हम कहेंगे एक तो पी है, तो पी कणों की संख्या। अब ध्यान से देखो पी कण कहां पे है, तो आपसे कहा गया पी कण घन के कोनों पे है, तो कोने हैं 8, योगदान है 1/8, तो पी कण हो गया 1। नाउ क्यू पार्टिकल्स जो है वो घन के केंद्र पर, तो क्यू कणों की संख्या। अब देखो क्यू कण जो है
वो हमने रखा है घन के केंद्र पर। तो जैसे हमने पढ़ा था कि अगर मिठाई का बॉक्स है, उसमें अगर कोई मिठाई है तो बॉक्स के अंदर ही मानी जाएगी, तो कंट्रीब्यूशन तो पूरा का पूरा है ना। अब आपके रूम के बीचों बीच में अगर कोई झूमर लगा दिया या कोई फैन लगा दिया स्पेशल, तो वो तो उसके अंदर ही है, तो योगदान तो संपूर्ण है, 100% है, लेकिन जगह वो एक ही बनेगी। तो घन का केंद्र, तो केंद्र बिंदु तो एक हुआ और योगदान उसका पूरा हुआ, तो Q कणों की संख्या भी हो गई 1। अब फॉर्मूला बताना है, तो P अनुपात Q, तो 1:1, तो जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज PQ। तो जो घनीय ठोस का सूत्र है वो है PQ। मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्रिस्टलीय घनीय ठोस में x कण घन के कोनों पर तथा प्रत्येक फलक के केंद्र पर स्थित है। Q कण प्रत्येक किनारे के केंद्र पर तथा काय केंद्र पर स्थित है, तो ठोस का सूत्र क्या होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो क्रिस्टलीय घनीय ठोस में x कण, तो पहले हम लिखेंगे x कणों की संख्या। अब देखो x पार्टिकल्स कहां कहां पे है, तो x कण है घन के कोने पे, तो आपको पता है घन में कोने होते हैं 8, योगदान होता है 1/8। फिर प्रत्येक फलक के केंद्र, तो फलक कितनी होती है 6, डाइस वाला सिस्टम ले लो 6, और फलक के केंद्र का योगदान होता है 1/2, तो 8 × 1/8 प्लस 6 × 1/2, ये हो गया 4। नाउ कण y प्रत्येक किनारे के केंद्र पर तथा काय के केंद्र पर स्थित है, तो अब हमें बताना है y कणों की संख्या। ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ y पार्टिकल्स, y कणों की संख्या। अब आप देखो y कण कहां है, प्रत्येक किनारे के केंद्र, तो किनारे कितने थे 12, और किनारे के केंद्र पे अगर कोई पार्टिकल है तो वो 4 में बटेगा, तो योगदान कितना है 1/4। तो हम कहेंगे किनारे तो है 12, योगदान कितना है 1/4, प्लस काय केंद्र, तो सेंटर पॉइंट तो एक ही है, तो 1 और पूरा कंट्रीब्यूशन, तो 12 × 1/4 3 + 1 4। तो कणों की संख्या क्या हो गई, तो हम कहेंगे x/y, यानी 4/4, तो 4:4, यानी क्या हो गया 1:1। तो जो फॉर्मूला बनेगा बच्चों, वो फॉर्मूला बनेगा xy। तो xy करेक्ट है। अगर ऑप्शन में xy नहीं दिया हुआ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और आपको ऐसे दिया है x4 y4, तो ये भी ठीक है, तो xy लिख सकते हो या x4 y4 भी लिख सकते हो। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, एक क्रिस्टलीय घनीय ठोस में x कण कोनों पर, y कण काय केंद्र पर तथा ऑक्सीजन परमाणु प्रत्येक किनारे के केंद्र पर स्थित है, तो घनीय ठोस का सूत्र क्या होगा। अब बच्चों देखो x भी है, y भी है और ऑक्सीजन भी है, तो पहले हम लिख रहे हैं x कणों की संख्या। अब x कणों की संख्या, x पार्टिकल्स कहां कहां पे हैं, तो देखो x कण है कोनों पर, तो कोने होते हैं 8, योगदान कितना होता है 1/8, तो x तो आ गया 1। अब y जो है काय के केंद्र पर, तो y कणों की संख्या। अब बच्चों y है काय के केंद्र, तो बॉडी का सेंटर तो एक, योगदान भी पूरा, तो 1 × 1 कितना हो गया 1 हो गया। नाउ ऑक्सीजन परमाणु प्रत्येक किनारे के केंद्र पर स्थित है, तो O कणों की संख्या। ऑक्सीजन परमाणु या ऑक्सीजन कणों की संख्या। अब देखो ऑक्सीजन परमाणु कहां है, प्रत्येक किनारे के केंद्र, तो किनारे हैं 12, किनारे के केंद्र का योगदान है 1/4, तो 12 × 1/4 कितना हो गया 3। अब आपको फॉर्मूला बनाना है, तो देखो x अनुपात y अनुपात O,
तो 1:1:3, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? x 1 है, y 1 है, ऑक्सीजन परमाणु 3 है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? XyO3। तो ये आपका फॉर्मूला बना XyO3। नाउ टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एक घनीय ठोस A व B कणों से मिलकर बना है। यदि कण A घन के कोनों पर तथा कण B प्रत्येक किनारे के केंद्र पर स्थित है तो यौगिक का सूत्र होगा। तो बच्चों, एक तो A है और एक B है, क्यूबिक स्ट्रक्चर है, घनीय ठोस। तो अब आप सीख गए। सबसे पहले मुझे करना चाहिए A कणों की संख्या। तो ठीक है, नंबर ऑफ A पार्टिकल्स, A कणों की संख्या। कहां पे रखा है A? तो A हमने रखा है घन के कोने, तो कोने हैं 8, योगदान है 1/8, तो A कणों की संख्या हो गई 1। B कण प्रत्येक किनारे के केंद्र पर है, तो B कणों की संख्या। अब देखो B कण जो है प्रत्येक किनारे के केंद्र पर, किनारे होते हैं 12, किनारे के केंद्र का योगदान होता है 1/4, तो 12 × 1/4 यानी ये हो गया 3। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए? फॉर्मूला चाहिए। तो A/B, तो 1/3, तो जो फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी AB3, जो सूत्र है AB3। अब क्लियर हो गए काफी क्वेश्चंस। अब थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। देखो, एक घनीय ठोस A, B व C कणों से मिलकर बना है। यदि कण A घन के कोनों पर स्थित है, परंतु एक कोने से कण गायब है। कण B कण प्रत्येक फलक के केंद्र पर स्थित है, परंतु 2 फलक से गायब है, तथा C कण काय के केंद्र पर स्थित है, तो यौगिक का सूत्र होगा। अब बच्चों देखो, सबसे पहले तो 3 पार्टिकल है ABC, तो पहले हम फाइंड करते हैं A कणों की संख्या। अब सोचो कि A कण कहां पर है? कोनों पर है, लेकिन एक कोने से गायब है। तो कोने तो 8 होते हैं, योगदान 1/8 होता है, लेकिन एक गायब है, तो कोने 8 है, एक गायब है, तो 7 कोनों पे 7 कण है, लेकिन योगदान तो 1/8 ही रहेगा ना, क्योंकि एक कण का योगदान 1/8 रहता है। तो मैं कहूंगी भाई कोने पे इस बार 7 कण है, लेकिन योगदान तो 1/8 है, तो A कणों की संख्या हो गई 7/8। अब B कण प्रत्येक फलक के केंद्र पर स्थित है। ठीक है, तो B कणों की संख्या। अब देखो B कण कहां है? तो आप कह रहे हो B कण प्रत्येक फलक के केंद्र पर स्थित है, तो फलक तो है 6, लेकिन आपसे कहा कि नहीं भाई 2 फलक गायब है, तो 6 तो है लेकिन 2 गायब है, मतलब फलक तो 6 ही है पर 2 कण गायब है। तो इस बार 6 की जगह कितना ले लूं? 4 ले लूं। तो हम कहेंगे भी ठीक है 6 होना चाहिए था, 2 जने गायब हो गए तो 4, लेकिन योगदान तो वो ही रहेगा 1/2, तो B कण हो गए 2। अब C कण, तो देखो C कणों की संख्या। ठीक है, नंबर ऑफ C पार्टिकल्स फाइंड करते हैं। तो देखो C जो है वो है काय के केंद्र पर, तो बॉडी सेंटर में एक पार्टिकल, योगदान भी पूरा होता है, तो 1 × 1 कितना हो गया? 1। अब रेशियो फाइंड करो। तो देखो A रेशियो B रेशियो C। अब A जो है दैट इज 7/8, तो मैंने लिख दिया 7/8। B कितना है? 2 और C कितना है? 1। अब इनको सरल अनुपात में बदलना है, तो आप क्या करो? सबको 8 से मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो अगर मैं क्या करूं, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लूं, ठीक है, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर लूं और इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर लूं, है ना, तो ये तो हो जाएगा कितना? 7।
ये कितना हो जाएगा 16 और वो कितना हो जाएगा 8। तो 7 रेशियो 16 रेशियो 8। तो जो फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी A7 B16 O8। तो जो सूत्र है इसका वो है A7 B16 एंड O नहीं, सॉरी C है ना हमारे पास, तो हम कहेंगे A7 B16 एंड C कितना हो गया 8। तो क्लियर हो गया। इस बार क्या है, पार्टिकल्स को गायब किया गया है। कोने से एक गायब था, फलक से 2 गायब थे और C एज इट इज था। तो जो गायब है उसको मत काउंट करो और वापस जो तुमने सीखा है वो अप्लाई कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं, वो थोड़ा सा और डिफिकल्ट रहेगा। एक घनीय ठोस 3 कणों A, B व C से मिलकर बना है। A कण घन के कोनों पर है, B कण फलक के केंद्र पर है तथा C कण काय के केंद्र पर है। यदि 2 कोनों से निकलती हुई एक अक्ष पर स्थित सभी कण हटा दिए जाएं तो ठोस का सूत्र होगा। तो देखो पहले मैं एक क्यूब बना लेती हूं ताकि थोड़ा इजी रह जाए किस पार्टिकल को हटाना है। तो देखो ये हमने क्यूब बना दिया। अब 2 कोनों से निकलती हुई एक अक्ष, तो बच्चों आपको लग सकता है भाई ये भी कोना है और एक एक्सिस इसके डायगोनल, चलो ये भी कोना है, लेकिन इससे ऐसा नहीं कहा कि बॉडी के अंदर से जाती हुई एक एक्सिस, तो इससे नहीं हटा सकते हो पार्टिकल। 2 कंटिन्यू भी नहीं हटा सकते हो क्योंकि लगातार इसने नहीं बोला। तो 2 कोनों से निकलती हुई एक अक्ष, तो हम क्या करते हैं, ये वाली एक्सिस इमेजिन करते हैं कि 2 कोनों से निकलती हुई ये एक्सिस यहां के पार्टिकल हटा दी। तो देखो अगर इस एक्सिस से पार्टिकल हटा दिए तो कौन कौन जाएगा, तो हम कहेंगे देखो ये कोने का एक कण जाएगा, है ना, फिर इस कोने का भी एक कण जाएगा और बीच वाला होता है वो क्या होता है, FCC होता है, फेस सेंटर, ये भी एक जाएगा। 3 पार्टिकल चले जाएंगे, बाकी तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो बाकी जो फॉर्मूला है वो बना दो। तो देखो 3 कण है ABC, तो पहले हम फाइंड करते हैं A कणों की संख्या। तो देखो A कण कहां पे है, तो आपने लिखा है A कण जो है वो कहां पे, कोनों पर। अब ये एक्सेस वाले मुझे हटाने, तो देखो ये एक्सेस पे कौन से हट रहे, 2 कॉर्नर गायब हो रहे। तो मैं कहूंगी कोने तो 8 है, कण भी 8 होने चाहिए थे, लेकिन 2 कण गायब है, तो 8 की जगह 6 हो जाएगा, लेकिन योगदान तो 1/8 ही रहेगा। ठीक है, तो 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, तो ये हो गया 3/4। नाउ B कणों की संख्या, नंबर ऑफ B पार्टिकल्स, तो B पार्टिकल्स कहां पे है, तो चेक करो B कण कहां पे है, तो आपने लिखा है B कण फलक के केंद्र पे है, लेकिन एक FCC गायब हो गया क्योंकि ये सारे पार्टिकल हटाए। तो B फलक के केंद्र पे, तो फलक तो हो गई 6, लेकिन एक गायब हो गया तो 5, योगदान तो वही रहेगा, तो B पार्टिकल हो गए 5/2, 5/2। अब C कण कहां है, काय के केंद्र पे, तो इस एक्सिस से निकले, काय का केंद्र तो यहां पे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, तो C कणों की संख्या, तो देखो बॉडी सेंटर पे एक पार्टिकल को रखा जा सकता है, योगदान भी पूरा होता है, तो 1:1। अब हम रेशियो फाइंड कर लेते हैं, A रेशियो B रेशियो C। तो A तो है 3/4, B कितना है 5/2 और C कितना है, तो C है 1। अब सरल अनुपात में बदलने के लिए क्या करो, सबको 4 से मल्टीप्लाई कर लो। तो हम क्या करते हैं, देखो इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करो, तो ये तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, ये तो हो गया आपके पास 3, ये कितना हो गया 2 4 ज़ा 2 एंड 5 2 ज़ा 10 और ये आपका 4 रहेगा। तो अब जो आपका आंसर रहेगा दैट इज A तो कितना हो गया, सरल अनुपात देखें, ये हो गया 3 और ये 2 दूनी 4 और 5 2 ज़ा 10 हो गया और C कितना हो गया 4। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज A3 B10 C4।
जो आपका फॉर्मूला है वो है A3B10C4। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 8। एक घनीय ठोस ए, बी व सी कणों से मिलकर बना है। यदि ए कण घन के कोनों पर, बी कण फलक के केंद्र पर तथा सी कण काय के केंद्र पर स्थित है, यदि काय विकर्ण से निकलती हुई अक्ष पर स्थित सभी कणों को हटा दिया जाए तो ठोस का सूत्र होगा। अब देखो बच्चों, पहले तो कौन से पार्टिकल्स हटा रहा है, तो पहले हम क्या करते हैं, क्यूब डिजाइन कर लेते हैं। एक क्यूब बना दिया, ये क्यूब बना दिया, ठीक है। अब आपसे कहा गया कि भाई ये क्यूब तो है, हटाने कौन से पार्टिकल है, देखो काय विकर्ण यानी बॉडी डायगोनल, काय विकर्ण से निकलती हुई अक्ष पर स्थित सभी कण। तो जिस रूम में आप बैठे हो, आप सोचो कि काय विकर्ण बॉडी डायगोनल कैसे आएगा। अभी हमने सीखा था थोड़ी देर पहले कि छत का एक कोना, वहां से चलो रूम के अंदर से और फर्श के दूसरे कोने तक, छत का एक कोना, उसके जस्ट सामने जो फर्श का दूसरा कोना है वो आएगा आपका एक बॉडी डायगोनल काय विकर्ण। अब यहां पे जो भी पार्टिकल्स है इनको हटा दो। तो देखो छत का एक कोना, तो मान लो मैंने ये ले लिया छत का एक कोना, ठीक है। तो छत का ये फ्रंट वाला कोना है ना, तो फर्श का क्या होगा, ये बैक साइड का कोना होगा, उल्टा होगा, ठीक है। तो ये काय विकर्ण है, यानी यहां से यहां जो भी पार्टिकल्स हैं उसको मैं हटा दूं। तो देखो कोना हट गया, कोना हट गया, और काय का केंद्र ये भी तो हट गया, है ना। तो हटाए गए कण कौन से हैं, तो मैं कहूंगी हटाए गए कण की बात कर रहे हो, तो एक तो ये कोने वाला हट गया, कोने का कण हट गया, फिर ये बॉडी सेंटर है ये भी हट गया, और ये कोना फिर हट गया, कोने का पार्टिकल फिर रिमूव। अब आप फाइंड कर लो। तो ठीक है, फाइंड कर लेते। देखो क्या है, 3 कण है ए बी सी। तो पहले हम देखते हैं ए कणों की संख्या, ए पार्टिकल्स कितने हैं, ए कणों की संख्या, ठीक है बच्चों। अब देखो ए कण कहां पे है, तो हमने देखा ए कण घन के कोनों पे है। अब हटाने कितने हैं, 2 कोने हटाने, क्वेश्चन हमारा पहले से क्लियर है ना। तो हम कहेंगे कण, एक कण पे सॉरी जो कोने हैं वो तो 8 है, लेकिन 2 कोनों के कण जो है वो हमने रिमूव कर दिए, हटा दिए, यानी अब कण बचे 6। तो हम कहेंगे तो हो गया 6, लेकिन योगदान तो 1/1 ही रहेगा, हाँ 1/8 ही रहेगा, तो ये हो गया 6/8, यानी 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8, तो ये हो गया 3/4। अब आपसे कहा जाएगी नहीं बी कणों की संख्या, तो ठीक है बी कणों की संख्या, अब आप देखो बी कण कहां पे है, तो बी कण है फलक के केंद्र पे, और जब हमने हटाया है तो देखो फलक का केंद्र, उसके तो कोई फर्क नहीं पड़ा है ना, फलक का केंद्र तो आपका इधर है, ये फ्रंट और बैक ये बीच में नहीं आते है ना। देखो ये रूम के अंदर से निकलोगे तो लेफ्ट और राइट की दीवार के सेंटर पे कुछ कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो एफसीसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2D में ऐसा लगेगा कि दिख रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ना। तो हम कहेंगे बी तो फलक के केंद्र पे, फलक होती है 6, योगदान होता है 1/2, तो बी कण है 3। अब सी कणों की संख्या, तो सी पार्टिकल कहां है बच्चों, तो सी आपको दिया है, कहां दिया है, सी कण कहां है, काय के केंद्र पे, तो काय का केंद्र यानी बीसीसी वो तो हमने हटा दिया, तो हम कहेंगे सी जो है वो तो 0 हो चुका है ही नहीं सी, तो भूल जाओ। अब आपके पास फॉर्मूला निकालने का टाइम है, तो A रेशियो B, तो A तो है 3/4 और B जो है वो 3, दोनों साइड क्या करें 4 से मल्टीप्लाई कर लें क्या, तो दोनों साइड मैंने क्या किया 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये भी 4 ये भी 4, तो ये कितना हो गया 3, वो कितना हो गया 12। सिंपल रेशियो कर दो, तो A रेशियो B हो गया 1:4, तो 1:4, यानी फॉर्मूला क्या बना AB4, जो यौगिक का सूत्र है वो सूत्र बना है AB4।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्रिस्टलीय ठोस ए, बी व सी कणों से मिलकर बना है। ए कण एकांतरित कोनों पे, एकांतरित मतलब ऑल्टरनेट, एक छोड़कर एक। बी कण एकांतरित फलक पर स्थित है, यानी ये भी एक छोड़कर एक। और सी एकांतरित किनारे के केंद्र पर स्थित है। तो घनीय ठोस का सूत्र। अब बच्चों थोड़ा दिमाग लगाना, अगर आपने ऐसे कह दिया कि 8 कोने हैं एक छोड़कर एक पे, ठीक है, तो 8 है, मैं 4 कर लेता हूं, तो हो सकता है करेक्ट हो जाए। फिर बी फलक के केंद्र पे, वो भी ऑल्टरनेट, तो आपको लगेगी एक पर है फिर नहीं है, फिर है फिर नहीं है, मतलब 6 फलक है और 3 पे है 3 पर नहीं है। और किनारे भी जैसे 12 हैं तो एक पर है दूसरे पर नहीं है, तो किनारे 12 को अगर आपने 6 कर दिया, फलक 6 है तो आपने 3 कर दिया, और किनारे कोने 8 के 4 कर दिए, तो कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब गलत कैसे होगा, तो देखो आप खुद दिमाग लगाओ। पहले हम क्यूब बना लेते हैं। देखो ये हमने क्यूब बना लिया, क्लियर। अब आपको कहा कि ए पार्टिकल कहां है, तो देखो आपने लिखा है ए कण एकांतरित कोनों पर है, यानी अगर मैं मान लू यहां ए है तो यहां ए नहीं है, फिर यहां ए है, यहां ए नहीं है, फिर यहां ए नहीं है तो ये कोना है, इधर ए हो जाएगा, यहां नहीं होगा, यहां फिर से हो जाएगा, यहां नहीं होगा, तो ए तो आपके 4 आ गए। अब आपसे पूछा है बी फलक के केंद्र पे स्थित है लेकिन एकांतरित फलक, तो देखो ये टॉप छत वाली फेस ले ली, यहां बी है तो छत पे है, तो छत से देखो लेफ्ट और राइट दोनों दीवारें जोड़ी है, तो अगर छत पे है तो ये एकांतरित हुई है तो कनेक्टेड है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, और छत से एक और दीवार, जैसे अगर ये बोर्ड है तो इसके छत की दीवार है ना, तो छत ये डायरेक्ट इससे कनेक्टेड है, तो अगर छत पे कोई कण रखा है तो यहां नहीं होगा, लेफ्ट में भी नहीं होगा, राइट में भी नहीं होगा। समझ में आपको, बी अगर मैंने छत पे रखा है तो यहां नहीं है, लेफ्ट पे, राइट पे नहीं है, बैक साइड में भी नहीं है, तो फिर है कहां, तो मैं कहूंगी बस छत से जोड़ा है, ऑल्टरनेट चलोगे तो छत पे आएगा और फर्श पे आएगा, क्योंकि छत से तो चारों दीवारें जुड़ गई, और ऑल्टरनेट रखना है, छत पे रखा है तो लेफ्ट पे नहीं रख सकते क्योंकि कंटिन्यू है, फिर बैक साइड में नहीं रख सकते, फ्रंट में नहीं रख सकते, राइट में भी, क्योंकि छत से तो चारों दीवारें जुड़ी है ना, तो एक छोड़कर एक पे रखना है तो छत पे रख लो और फर्श पे रख लो, और कहीं नहीं आएगा, तो 3 नहीं करने हैं, 2 करने हैं। अब किनारे के केंद्र पे, तो देखो किनारे के केंद्र, ये एक किनारा है, ये एक किनारा है, ये भी किनारा है और ये भी किनारा। अब आप कह रहे हो किनारे के केंद्र पे रखना है एक छोड़कर एक पार्टिकल, तो देखो यहां रखा है एक पार्टिकल, तो यहां नहीं रखोगे, यहां नहीं रखोगे, यहां आएगा, यानी कि 2। फिर ऐसे के ऐसे एक और किनारा ये बना लेती हूं इधर, तो यहां पे भी क्या करोगे, कोई 2 जगह तो रख पाओगे ऑल्टरनेट, और 4 जो इसको जोड़ने वाली ये है दीवारें हैं, यहां पे भी एक छोड़कर एक रखो, तो टोटल जो पार्टिकल्स बच्चों आपको मिलेंगे वो आपको कितने मिलेंगे, तो हम काउंट कर लेते हैं। देखो यहां आपने पार्टिकल रखा, कौन सा पार्टिकल है, सी, तो यहां मैंने रख दिया सी। अब देखो इससे ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड, दोनों नहीं, तो सी रखेंगे एक यहां, यानी छत पे लेफ्ट और राइट, मतलब जो 2 किनारे हैं छत पे वहां आप रख सकते हो। अब देखो कनेक्ट करो इससे, तो ये जो सी है ये यहां से कनेक्टेड है, यानी यहां नहीं आएगा, बैक साइड से कनेक्टेड है, वहां भी नहीं आएगा, एक सी जो है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। अब छत वाले का काम खत्म। अब इस सी से आओ तो देखो ये यहां नहीं आ सकता, कनेक्टेड है, ये यहां नहीं आ सकता, कनेक्टेड है, इधर भी नहीं आएगा, इधर भी नहीं आएगा। अब आप फर्श पे चले जाओ तो एक जगह और मिलेगी जहां सी आ सकता है, देखो क्योंकि यहां है तो ये दोनों जगह नहीं हो सकता सिर्फ, तो आपको अगर आप जहां रूम में बैठे हो उसके 12 किनारे हैं और मैं कहूं एक जगह पार्टिकल रखो, छत पे एक बार जाओ, लेफ्ट राइट दोनों जगह नहीं आएगा, सामने वाली जगह आएगा, फिर नीचे उतरोगे और फिर फर्श पे जाओगे तो आपको टोटल 4 किनारे ऐसे मिलेंगे जो एकांतरित आ रहे हैं और वहां कणों को रखा जा सकता है। तो अब हमें क्या करना है, हमें पार्टिकल्स फाइंड करने हैं, कितने हैं क्या है, तो देखो ए बी व सी कणों से मिलकर बना है, तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं ए कणों की संख्या। अब बच्चों ए पार्टिकल्स कहां पे है, तो हमने देखा ए पार्टिकल्स हैं घन के कोनों पर, कोने होते हैं 8, लेकिन अगर ऑल्टरनेट रखेंगे तो ए पार्टिकल्स हमें मिले 4,
तो हम कहेंगे 4 पे रखा है, लेकिन कोने का योगदान 1/8, तो A पार्टिकल्स तो हो गया 1/2। अब B पार्टिकल्स, तो B कणों की संख्या, तो B जो कण है वो आपने रखे हैं फलक के केंद्र पर। अब फलक तो होती है 6, लेकिन जब एक छोड़कर एक रखने की कोशिश की तो छत और फर्श ही मिली, बाकी चारों दीवारों पे हम नहीं रख सकते हो क्योंकि कनेक्टेड है, तो हम कहेंगे 2 ही पार्टिकल रखें, योगदान कितना है 1/2, तो B आ गया 1। अब C कणों की संख्या, तो C जो आपने रखा है वो रखा है एकांतरित किनारे पे, किनारे 12 है, लेकिन जब एक छोड़कर एक रखने की बात करोगे तो 12 की जगह 4 ही मिलेंगे जो आपस में डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। तो आप कहोगे कि किनारे तो 12 थे पर 4 बार ही रख पाए और योगदान कितना है 1/4, तो ये हो गया 1। अब फॉर्मूला क्या बनेगा, तो A/B/C, तो A तो है 1/2, B है 1 और C है 1, तो हम क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ तीनों को क्या कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर ले, तो ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई विथ 2, तो आपके पास जो अनुपात आएगा सरल अनुपात 1:2:2, यानी A तो होना चाहिए 1, B होने चाहिए 2 और C होने चाहिए 2, तो जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा AB2C2, यानी जो फॉर्मूला है AB2C2, 1:2:2। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। पोटेशियम परमाणु BCC जालक में क्रिस्टलीकृत होता है, तो 4 ग्राम पोटेशियम में कितनी मात्रक कोष्ठिकाएं प्राप्त होगी। तो बच्चों देखो, पोटेशियम BCC जालक में क्रिस्टलाइज हो रहा है, मतलब 4 ग्राम अगर अपन पोटेशियम ले रहे हैं तो वो जो क्रिस्टल बनाएगा उसकी कोष्ठिकाएं जो होंगी वो BCC बनेंगी। तो पहले तो देखो 4 ग्राम पोटेशियम है, तो हम परमाणु ज्ञात कर लेते हैं कि भाई 4 ग्राम पोटेशियम में कितने परमाणु। तो पहला काम आप क्या करेंगे, आप फाइंड करेंगे मोल्स, पोटेशियम के मोल्स। अब मोल का फॉर्मूला क्या है, तो अपन कहेंगे मोल होता है भार बटा परमाणु, लिखा है ना पोटेशियम तो परमाणु है, तो भार होना चाहिए ग्राम्स में अपॉन परमाणु भार, अणु होता तो अणु भार लिख लेते। तो फिलहाल हम लिखेंगे पोटेशियम के लिए भार बटा परमाणु भार। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, भार तो है 4 ग्राम और परमाणु भार है 39U, यानी 39 ग्राम मान लेते हैं हम। तो देखो भार तो हो गया 4 ग्राम और परमाणु भार जो है परमाणु ग्राम वो है 39 ग्राम्स में ले लेते हैं इसको, 39 ग्राम। तो पोटेशियम के मोल्स फाइंड कर लेते हैं। तो देखो मोल जो है वो हो गया 4/39, तो ये हो जाएगा लगभग 0.1 मोल। ठीक है। अब बच्चों 1 मोल में परमाणुओं की संख्या, 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं, 1 मोल में परमाणुओं की संख्या तो हम सबको पता है 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं, एवोगैड्रो संख्या के बराबर। तो एवोगैड्रो संख्या कितनी है 6.02 इंटू 10⁻23, तो हम कहेंगे 1 मोल यानी कि 6.02 10⁻23। अब तुम्हारे पास 1 मोल नहीं है, तुम्हारे पास पोटेशियम का कितना मोल है बच्चों, तो तुम्हारे पास पोटेशियम का है 0.1 मोल। तो हम कहेंगे अब 0.1 मोल में परमाणुओं की संख्या, 0.1 मोल पोटेशियम ले लेते, पोटेशियम में परमाणुओं की संख्या। ठीक है। अब देखो तुमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड 10 से डिवाइड कर दिया, 1 का 0.1 है ना, यहाँ 10 से डिवाइड कर दिया, तो वहां पे भी क्या करो 10 से डिवाइड कर दो। तो अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा 6.02 इंटू 10⁻22, ये हो गया एटम्स,
या परमाणु। अब परमाणुओं की संख्या आ गई। अब देखो जो लैटिस है ना, वो लैटिस तुम्हारे पास है बीसीसी। जो जालक है वो कौन सा है? बीसीसी जालक है। अब बीसीसी में कण कहां होते हैं? तो कोनों पे और बॉडी के सेंटर पे। तो कोने होते हैं 8, तो 8 कोनों पे 8 कण, योगदान 1/8 प्लस बॉडी के सेंटर पे 1 पार्टिकल, योगदान पूरा, यानी 8 × 1/8 प्लस 1 × 1 यानी कि 2। तो मैं कह दूं कि बीसीसी का जो निर्माण है, चूंकि बीसीसी का निर्माण कितने पार्टिकल से होगा? तो हम कहेंगे 2 कणों से होता है, 2 कणों से होता है। तो बच्चों दिमाग लगाओ, 2 कण यानी कि 1 बीसीसी। एक बीसीसी बनाने में कितने कण खर्च हुए? 2 कण। तो 2 कण 1 बीसीसी, 1 कण हुआ तो आधी बीसीसी बनेगी ना। तो बीसीसी कोष्ठिकाओं की संख्या है ना। कभी भी अगर आपको पार्टिकल्स की संख्या दी हुई हो और आपको क्या करनी हो? बीसीसी कोष्ठिकाओं की संख्या निकालनी हो, तो देखो जितने कण हैं उसकी आधी बीसीसी बनेगी। 100 कण है तो 50 बीसीसी बनेगी। तो हम कहेंगे बीसीसी कोष्ठिकाओं की संख्या क्या हो जाएगा? कणों की संख्या डिवाइड बाय 2 कर दो। कणों की संख्या डिवाइड बाय 2। तो कण या परमाणु एक ही बात है। तो परमाणु कितने? 6.02 × 10⁻22। तो वापस मैंने लिख दिया बीसीसी कोष्ठिकाओं की संख्या। ठीक है, तो बीसीसी कोष्ठिकाओं की संख्या कितनी होगी? तो हम कहेंगे परमाणुओं की संख्या डिवाइड बाय 2। तो परमाणु कितने हैं? 6.02 × 10⁻22 डिवाइड बाय 2 कर दो। तो जो आपके पास फाइनल आंसर है, वो फाइनल आंसर क्या है? तो देखो बीसीसी कोष्ठिकाएं हो जाएंगी हमारे पास, आधा कर दो 6.02 का, तो बीसीसी कोष्ठिकाएं हो जाएंगी 3.01 मल्टीप्लाई विद 10⁻22 बीसीसी सेल्स। तो फाइनल आंसर है 3.01 × 10⁻22। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चा, धात्विक स्वर्ण यानी कि गोल्ड, एटॉमिक मास है 197 U, फलक केंद्रित जालक में क्रिस्टलीकृत होता है। अब बच्चों फलक केंद्रित जालक मतलब एफसीसी है ना, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो 4 ग्राम गोल्ड में कितनी कोष्ठिकाएं होंगी? तो देखो सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको फाइंड करने हैं मोल। अब मोल का फॉर्मूला क्या है? तो हम कहेंगे मोल है भार बटा गोल्ड क्या है आपके पास? परमाणु। तो भार बटा परमाणु भार। अब कितना है गोल्ड? तो आपके पास है 4 ग्राम तो गोल्ड है, तो मोल्स फाइंड कर लेते हैं। देखो अच्छा, जो भार होना चाहिए वो ग्राम्स में होना चाहिए। तो मोल 4 हो गया भार, और परमाणु भार कितना है? 197। तो ये आपके पास आएगा लगभग 0.01 मोल, 0.01 मोल। ठीक है, अब हमें क्या करना है? परमाणुओं की संख्या निकालनी है। तो हम कहेंगे 1 मोल में, 1 मोल गोल्ड की अगर बात करें तो 1 मोल AU में परमाणुओं की संख्या, 1 मोल गोल्ड में कितने परमाणु होंगे? तो हम कहेंगे 1 मोल में परमाणु कितने होते हैं? 6.02 × 10⁻23। अब तुम्हारे पास तो 1 मोल नहीं है, तुम्हारे पास तो 0.01 यानी 1/100 है। तो अगर मैं इधर 100 से डिवाइड करूंगी तो इधर भी 100 से डिवाइड हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे? 0.01 मोल AU में परमाणुओं की संख्या। तो ये कितना हो जाएगा? 0.01 में इधर क्या करोगे? 100 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 6.02 × 10⁻21। अब क्या करना है आपको? अब आपको देखना है कि भाई एफसीसी में केंद्रित होता है। तो एफसीसी कितना होता है? 8 कोनों पे 8
योगदान 1/8 प्लस 6 फलक पे 6 योगदान 1/2। यानी एफसीसी निर्माण करने में 4 कण जो है वो खर्च हो जाते। तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि एफसीसी का निर्माण 4 कणों से होता है। ठीक है, यानी कि अगर 4 पार्टिकल है तो 1 एफसीसी बनेगा, 100 पार्टिकल है तो 25 ही एफसीसी बनेंगी, यानी डिवाइड बाय 4 करना है। तो आपको क्या लिखना है, एफसीसी कोष्टिकाओं की संख्या कितनी होगी, तो 1 बनाने के लिए 4 कण खर्च होते, तो एफसीसी कोष्टिकाओं की संख्या जो है वो हो जाएगा कणों की संख्या डिवाइडेड बाय 4। तो कणों की संख्या डिवाइडेड बाय क्या कर दिया, 4। और कणों की संख्या कितनी है, तो कणों की संख्या है हमारे पास 6.02 इंटू 10 टू द पावर कितना है 21 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हो जाएगा 6 का आधा 3 और उसका आधा 1.5 हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट आपका आंसर आ जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 21 एफसीसी कोष्टिका। तो आंसर हो गया हमारा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 21 एफसीसी कोष्टिका। क्लियर बच्चों। तो देखो धात्विक गोल्ड एटॉमिक नंबर 197 एफसीसी में क्रिस्टलीकृत हुआ है। 4 ग्राम गोल्ड में कितनी कोष्टिकाएं होंगी। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, मोल्स फाइंड कर लेंगे, भार बटा परमाणु भार। भार आपका 4 और परमाणु भार 197। तो ये एक बार 200 हुआ तो अच्छा सॉरी भाई, ये आपका 4 ग्राम की जगह इसको 2 ग्राम कर दो। 2 ग्राम में कितनी, 2 ग्राम गोल्ड में कितनी कोष्टिकाएं होंगी। तो देखो 4 की जगह अगर आप 2 ग्राम करोगे ना तो आपका आंसर आएगा 0.01। ठीक है, बाकी सब ठीक है। तो ये हो गया 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। तो 1 मोल में गोल्ड एटम्स आ गए 6.02 10 टू द पावर 23। तो 0.01 मोल गोल्ड में परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, डिवाइड बाय 100 कर दिया दोनों साइड। तो 6.02 इंटू 10 टू द पावर 21। अब हमें क्लियर है कि एक एफसीसी बनाना है तो 4 पार्टिकल खर्च हो गए। तो पार्टिकल्स आपको पहले से पता है एफसीसी कितनी बनानी। तो देखो 4 कण 1 एफसीसी, तो 1 कण कितना हो गया 1/4 एफसीसी। तो कणों की संख्या को 4 से डिवाइड कर दो। तो कण की संख्या हो गई 6.02 इंटू 10 टू द पावर 21 डिवाइड बाय 4 कर दिया। तो ये आंसर आ गया 1.5 इंटू 10 टू द पावर 21 एफसीसी यूनिट सेल। तो बच्चों ये जो हमारे क्वेश्चंस थे आज के, देखो आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं यूनिट सेल पर बेस्ड। तो अगर हमें क्यूब की सारी जानकारी है, घन के बारे में सारी जानकारी है, तो हम इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब इनमें से कुछ प्रॉब्लम्स आपके बोर्ड एग्जाम्स की हैं, कुछ प्रॉब्लम मेडिकल एग्जाम से रिलेटेड है, कुछ आईआईटी जेईई से रिलेटेड है। हर साल क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में आपको इन प्रॉब्लम्स पे बेस्ड जरूर मिलेगा। तो आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है और आपको अच्छे से समझ में आया भी होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे और हमारे चैनल करियर प्लैनेट को सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।